Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepare for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Hello students, hope you all are well and good. Today is our first class on the UGC NET preparation program. तो आज से हम UGC नेट प्रिपरेशन प्रोग्राम की फर्स्ट क्लास जो है वो कवर करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन का, जहाँ पर हम बात करें UGC नेट एग्ज़ाम की टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट की, तो हमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कुछ एक टिपिकल वर्ड के ऊपर या किसी कंसेप्ट से रिलेटेड जो हमें वहाँ पर एक्सप्लेन करने होते हैं या उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा जाता है। हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, बट कुछ ये कंसेप्चुअल जो पॉइंट्स होते हैं उसका आंसर हम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट्स को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर हमारी सीरीज़ आती है टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर हमें पढ़ना पड़ता है एजुकेशन के बारे में। तो व्हाट इज़ द एजुकेशन, क्यों हम एजुकेशन को इतना फोकस करते हैं, उसके पीछे जो मेन रीज़न है कि यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एजुकेशन हमारा एक फंडामेंटल बेस का काम करता है। फॉर व्हाट, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर अपनी ह्यूमन कैपेसिटी को, अपनी ह्यूमन जो हमारी स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे लिए एजुकेशन ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम सोसाइटी लेवल पर बात करें तो अगर हमें इक्विटेबल और जस्टिफाइड सोसाइटी को डेवलप करना है, और उसके अलावा अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी हमारे लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा के अकॉर्डिंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें बताए गए हैं उसके अंदर अगर हम बात करें SDG 4 के बारे में, SDG 4 उसके अंदर स्पेशली एजुकेशन के बारे में बताया गया है। एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन एंड प्रमोट इम्प्रूव लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस बाय 2030। तो यहाँ पर स्पेशली कहा गया है कि हर किसी के लिए इक्विटेबल राइट होना चाहिए, हर किसी को एजुकेशन का, और हर किसी को इंक्लूड करते हुए, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट है या मेल है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, सबको एजुकेशन का राइट होना चाहिए। और साथ ही साथ एजुकेशन जो है, लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होनी चाहिए। ये टारगेट जो है वो 2030 के लिए रखा गया है और 2015 में इंडिया भी इस टारगेट्स का, इस गोल्स का हिस्सा बन चुका है। तो हमारा जो टारगेट है इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन का, वो भी हमें बताता है कि हमें एजुकेशन को एक ज़रूरी हिस्सा बना के रखना चाहिए। हेनरिच पेस्टोलोजी ने जो हमें बताया है उसके अंदर बताया गया है कि मेंस कि जो इंटरनल पावर है, इनर पावर है, इनेट पावर्स हैं, उनके नेचुरल हार्मोनियस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में जॉन डिव्यू ने हमें बताया है कि एजुकेशन के थ्रू एक पर्सन जो है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है और जो वो चाहे उसे हासिल कर सकता है। अब तो आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशन सिस्टम। फर्स्ट जो अप्रोच जो हम एजुकेशन के अंदर स्टडी करते हैं वो है 3 बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो 3 मेन बेसिस आधार हैं एजुकेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द फिलोसफी, सेकेंड इज़ द साइकोलॉजी एंड थर्ड इज़ द सोशल एस्पेक्ट्स। तो फिलोसफी कैसे, फिलोसफी हमें बताती है कि वाई इज़ द एजुकेशन इज़ नीडेड, हमें एजुकेशन क्यों करना है, कि क्या है इसके पीछे मेन आधार, क्या रीज़न है इसके पीछे जो हम एजुकेशन को इतना फोकस में करते हैं। उसके अलावा आ जाता है हाउ इज़ डिसाइडेड बाय द साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, डिफरेंट स्टूडेंट्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, पढ़ने वाले के, लर्नर के जो बिहेवियर है उसको, साइकोलॉजी को देखते हुए हम अपने अलग अलग मेथड्स जो है वो यूज़ करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट्स हेल्प इन what is decided by the social aspect, that what we have to give to our students, हमें क्या समझाना है, क्या करना है, क्या उनको बताना है, ये जो है वो डिसाइड कौन करता है, हमारे सोशल एस्पेक्ट, सोशल नीड्स ये डिसाइड करती हैं। सेकेंड पॉइंट इज द आइडियलिज्म। यू नो द वर्ड आइडियलिज्म इज टेकन फ्रॉम द वर्ड आइडियल। आइडियल मीन्स द आदर्श। हमारे आइडियल्स के थ्रू, हमारी माइंड पावर के थ्रू हम जो है वो सामने जो भी चीज़ हमें दी जा रही है उसे हम गेन करते हैं, उसी की हेल्प से हम जो है वो नॉलेज को गेन करते हैं। आइडियलिज्म का जो ये कंसेप्ट है
है उसके पीछे बहुत से प्रोपोनेंट्स हैं जिन्होंने इस आइडियलिज्म के कंसेप्ट को दिया है। फ्रोबल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद जी, श्री औरोबिंदो आर द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस आइडियलिज्म थ्योरी। Then we have to study the third point, that is the naturalism. Naturalism is simply the अपोजिट टू द आइडियलिज्म। हाउ इट इज़, सिर्फ माइंड के थ्रू हमारी जो है वो रियल नॉलेज जो है वो गेन की जा सकती है, ये हम आइडियलिज्म के अंदर कहते हैं। नॉट थ्रू द सेंसेस, अगर जो सेंसेस के थ्रू हम अपनी नॉलेज गेन करते हैं दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जो रियल नॉलेज है वो हमारा माइंड गेन करता है, वो आइडियलिज्म कहता है। और अगर हम आते हैं नेचुरलिज्म के पॉइंट पर, तो नेचुरलिज्म हमें क्या कहता है कि जो सारी नॉलेज है वो माइंड का खेल नहीं है, जो सारी नॉलेज है वो हमारे सेंसेस गेन करती हैं। जो हम आसपास देख रहे हैं हम अपने सेंस के थ्रू, सेंसेस ऑर्गन्स के थ्रू जो है उससे नॉलेज गेन करते हैं। अगर हम बात करें इनके मेन प्रोपोनेंट्स के बारे में, तो इनके मेन प्रोपोनेंट्स हैं टैगोर, रूजे और हर्बर्ट स्पेंसर, जो है वो थ्योरी देते हैं हमें नेचुरलिज्म की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज़ द कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं बुक यहाँ पर यूज़ करूँगी पूरे इस क्लास सेशन के थ्रू, वो रहेगी हमारी NTA UGC नेट एग्ज़ाम की पियर्सन पब्लिकेशन की KVS मदान सर की रिटर्न बुक है ये। तो KVS मदान सर की बुक मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, सबसे पहला जो मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूँगी कि आप इस बुक को परचेज़ कर लो। इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, आप कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हो। अमेज़ोन का लिंक मैं आपको दे दूंगी यहाँ पर। इस बुक को आप ज़रूर परचेज़ कर लो, आपको किसी भी तरह की कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करवाऊंगी इस पूरी क्लास के अंदर, वो सारी की सारी इस बुक्स में से ली गई होंगी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा इस बुक को लेना, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ द कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि जब भी हमें कोई नॉलेज हम गेन करते हैं, नॉलेज गेन करने से पहले एक प्रोसेसिंग होती है सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। जो भी इन्फॉर्मेशन हम गेन कर रहे हैं, पहले हम उसके ऊपर प्रॉपर प्रोसेसिंग करते हैं, उसको सही तरीके से अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, और देन उससे जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो गेन करते हैं। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उसकी कंस्ट्रक्टिविज्म होती है, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल। जो भी अगला चाहता है उस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करता है, देन उससे जो नॉलेज है वो गेन करता है। इसके लिए जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं जीन पिगेट और JS ब्रूनर। और जीन पिगेट क्या कहते हैं कि यहाँ पर दो प्रोसेस हैं। जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो दो प्रोसेसेस आती हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है, स्टेप आ जाता है अकोमोडेशन का, और दूसरा एसिमिलेशन का। अकोमोडेशन मतलब अकोमोडेट करना, लेना। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको आप गेन कर रहे हो, ले रहे हो। अब उस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद हम उसके अंदर ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग करने के बाद उसे एसिमिलेट करते हैं, अपने अंदर जो है उसको लेकर आते हैं उस चीज़ को। जो अब देखो, पहले हमारी जो नॉलेज थी उसका एक अलग प्रोग्राम पहले चल रहा था। अब हमें कोई न्यू नॉलेज दी गई है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अंदर वाला अपडेट हो गया है। अब हमें उससे रिलेटेड और नॉलेज मिल गई है, दैट इज़ कॉल्ड द, हमारी माइंड के अंदर उसको एसिमिलेट करना, हमारे दिमाग के अंदर उसको लेके जाना, दैट इज़ कॉल्ड द एसिमिलेशन। नेक्स्ट जो हम पॉइंट पर आ रहे हैं वो है हमारा ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म का मतलब आप समझते हो, इंसानियत। तो ये कोशिश की जाती है कि जब भी एजुकेशन कराई जाए तो ना सिर्फ सामने वाले स्टूडेंट का, सामने वाले बंदे का फ़ायदा हो, उसके अलावा पूरी सोसाइटी का फ़ायदा हो, सारे ह्यूमंस का वेलफेयर हो। तो ये कोशिश जो है वो की जाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कि ह्यूमैनिज्म आए और ह्यूमैनिटी का पूरी का फ़ायदा हो, इसीलिए जो है वो एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ द रैशनलिज्म। रैशनलिज्म से आप क्या समझते हो कि जो भी हम डिसीज़न लें वो इंडिपेंडेंटली लें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जो भी हम एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो जो भी इंफॉर्मेशन हम गेन कर रहे हैं, जो भी नॉलेज हम ले रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली लेते हैं। कोई भी इसके अंदर किसी दूसरे के इम्पैक्ट में या इन्फ्लुएंस में ये ऐसा नहीं होता है। तो जो भी हम डिसीज़न लेते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, वो पूरी रैशनैलिटी के साथ बाय यूजिंग आवर माइंड और ब्रेन, तो हम जो है तभी वो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इज़ द एग्जिस्टेंशियलिज्म। हर एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व को रिगार्ड दो, रिस्पेक्ट करो, और उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस दो, उसको जो है चुनने का अधिकार, चॉइस करने का, चूज़ करने का अधिकार दो।
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करो, जो भी वो कार्य है, जो भी वो काम करता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके लिए उसे ही रिस्पॉन्सिबल बनाओ। ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म। नेक्स्ट इज द बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के अंदर क्या किया जाता है कि हमें ये बोला जाता है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे हमारा बिहेवियर अपडेट होता है। दैट मीन्स वो हमारे बिहेवियर में जाता है जो भी हमें चीज़ सिखाई जाती है। तो एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट, यहाँ पर बिहेवियरिज्म को भी मेन फोकस किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी को, कि वो अपने बिहेवियर में कैसे उस चीज़ को लेकर आते हैं। उसके लिए E.L. थॉर्नडाइक ने दो यहाँ पर पोस्टुलेट्स दिए हैं, दो लॉज समझाए हैं। सबसे पहला आ जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड सेकंड वन इज़ द लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को रिपीटेडली अपने कैंडिडेट को, स्टूडेंट को बताएंगे, समझाएंगे, मतलब कि स्टिमुलस जो है उसका रिस्पॉन्स के साथ अच्छा कॉन्टेक्ट बिठाएंगे, तो वो उस चीज़ को अच्छे से गेन कर पाएगा। इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर वो उस चीज़ को दोबारा रिपीटेडली करेगा, पढ़ेगा, समझेगा, करेगा, तो ऑफ कोर्स उसकी इस रिपीटेडनेस की वजह से वो नॉलेज को अच्छे से गेन कर पाएगा। और सेकेंड वन इज़ द लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट इज़ द लॉ ऑफ रीएनफोर्समेंट या पनिशमेंट। दैट मीन्स अगर हमने कोई चीज़ किसी कैंडिडेट को बतानी है, या किसी अपने घर पे ही ले लीजिए, मेरा बेबी है, तो मैं अपने बच्चे को समझाने के लिए कि ये चीज़ तुझे करनी है या नहीं करनी है, मैं लॉ ऑफ इफेक्ट का यूज़ करती हूँ। उसके लिए क्या है कि अगर उसने कुछ अच्छा किया है, अगर उसने कोई चीज़ अच्छी की है, तो उसको क्लैप करना, उसको बदले में गिफ्ट देना, उसका प्रेज़ करना अच्छे से कि ये बात तूने बहुत अच्छी की है, तो ऑफकोर्स वो उसे रीएनफोर्स करेगा, उस चीज़ को दोबारा करेगा कि सब लोग बहुत खुश होते हैं मुझे इस चीज़ को देख के, करता देख के। और सेकेंडली अगर वो कोई चीज़ गलत करता है तो मैं उसके लिए उसको प्रॉपर पनिशमेंट देती हूँ, अच्छे से डांट देती हूँ। हालांकि मैं ऐसा ही करती हूँ कि उसको फर्स्ट टाइम में ही, अगर उसने कुछ गलत किया है तो ऐसा नहीं कि जब उसकी नेचर में आ जाए तो मैं उसको हर बार डांटूँ। जैसे ही वो कुछ गलत करता है मैं पहली ही बार में उसको इतना अच्छे से डांट देती हूँ, अच्छे से समझा देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि वो पनिशमेंट को, उस चीज़ को याद रखता है और वो उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराता है। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट अप्रोच जो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं वो है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। गेस्टल्ट साइकोलॉजी हमें क्या बताता है कि इन्होंने कहा है कि जब भी हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गनल्स, कई चीज़ों से मिलके बना है। और जब हम बात करते हैं लर्निंग की, एजुकेशन की, तो बढ़िया है कि हम इन ऑर्गन्स को अलग अलग से स्टडी, मतलब फोकस ना करें कि हमें सिर्फ टिश्यूज़ पे काम करना है, हमें सिर्फ माइंड पे काम करना है, हमें सिर्फ इस सेंस के ऊपर काम करना है, बट हमें जो है वो फोकस करना चाहिए एज अ होल, कि सब चीज़ों को कवर करते हुए हमें इस तरीके से लर्न कराना चाहिए, हमें इस तरीके से बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि उसके सभी पार्ट्स एज अ होल जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हों। ये है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। लास्ट वन इज़ द इक्लिप्टिव साइकोलॉजी। इसके अंदर क्या किया गया है, एक्चुअली यहाँ पर सबका मिक्सचर किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक फ़िलोसफी के साथ जाएंगे, हम कोई भी जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए उनके साथ जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ये कहता है कि जिस फिलोसफी में जो अच्छा है उसको लो। दैट मीन्स इट कंबाइंस ऑल द गुड आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम डिफरेंट थियोरीज। इससे पहले जो हमने एक अप्रोच छोड़ दी थी वो थी एम्पेरिसिस्ट्स। एम्पेरिसिस्ट जो है वर्ड ही हमें पता है एम्पेरिकल वर्ड से बना है, और एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स। तो ये क्या कहता है कि जो भी नॉलेज, जो भी फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं उसका अल्टीमेट सोर्स जो है वो हमारा एक्सपीरियंस है। जो सेंसरी एक्सपीरियंस हम करते हैं उसी के थ्रू जो है ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हम गेन कर पाते हैं। तो ये थे हमारे अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस जो हमने स्टडी किए एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कंसेप्ट्स के बारे में, कि एजुकेशन के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कौन कौन उसके परपोनेंट्स हैं, कौन कौन से जो है वो दिए गए हैं इसके अंदर कंसेप्ट्स। तो वो हम स्टडी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है लाइक दिस, कि आपको किसी कंसेप्ट का नाम दे दिया जाएगा और उसके मेन परपोनेंट का नाम दे दिया जाएगा। तो उसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स कर रहे हैं, जैसे कि बेसिक एजुकेशन, वर्धा एजुकेशन सिस्टम, ये जो है वो दिया गया है महात्मा गांधी जी की तरफ से।
उसके अलावा लर्निंग मस्ट बी टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, नेचर के अंदर रहकर ही लर्निंग होनी चाहिए और नेचर से ही लर्निंग होनी चाहिए। ये बताते हैं हमें रविंद्रनाथ टैगोर। ये कहते हैं प्रकृति से जुड़े रहकर जो है वो कुछ भी सिखाया जाना चाहिए। उसके अलावा आ जाता है इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन जो है वो श्री औरोबिंदो जी ने दिया है। फोकस ऑन स्पिरिचुअल इफेक्ट्स ऑन इंडियन फिलोसफी, ये दिया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तरफ से। उसके अलावा जो कंसेप्ट दिए गए हैं वो है एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दी जाने वाली एजुकेशन, ये दिया है जे कृष्णमूर्ति जी ने। उसके अलावा एक्सपेरियंशियल लर्निंग की बात की जाए, एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग, तो वो दिया गया है जॉन डिव्यू की तरफ से। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये दिया गया है मारिया मोंटेसरी की तरफ से। देन किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन, तो ये दिया गया है फ्रोबल की तरफ से। उसके अलावा नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज ओनली द टीचर, कि कोई फॉर्मल लर्निंग ना हो, सिर्फ नेचर ही, प्रकृति ही टीचर है, ये दिया गया है रूजे की तरफ से। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो डिफरेंट कंसेप्ट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे बुक के अंदर भी, जो मैंने आपको अभी सजेस्ट की है। उसके अलावा आज हम पढ़ने वाले हैं एक और लास्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। काफ़ी बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो फॉर्म्स के अंदर तो अभी हम इस बुक की भी हेल्प लेने वाले हैं। देखो इस बुक के अंदर भी कैसे टेबल के थ्रू अच्छे से आपको समझाया गया है और मैंने भी एक टेबल यूज़ किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनफॉर्मल के थ्रू। इनफॉर्मल इन द स्टार्ट, अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हो, बहुत ही छोटे हो, तो आप कहाँ रह के सीखते हो? आप सीखते हो कि मुझे पानी लेना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे रोना है, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, और बोलना, मांगना, खाना खाना, ये सब चीज़ें आप कहाँ सीखते हो? आप अपनी फैमिली में रहकर सीखते हो। दैट इज़ कॉल्ड द इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब नॉर्मली आपके सामने कोई चीज़ हो रही है, आप उससे सीख लेते हो, स्पॉन्टेनियसली आप सीख लेते हो। इनडायरेक्ट वे से होते, कोई डायरेक्टली आपको सिखाया जाए ना सिखाया जाए ज़रूरी नहीं है। ये जो है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के थ्रू, आपके घर पर रहकर, आपकी कम्युनिटी सोसाइटी में आप जो देखते हो डे टू डे एक्टिविटीज़ के थ्रू ये चीज़ें सीख जाते हो। ये होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। उसे बताया जाता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जब हम थोड़े बड़े होते हैं, उसके बाद हम जाते हैं स्कूल्स में, स्कूल, कॉलेज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो चीज़ें हम सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा, हम ये कह सकते हैं कि पूरा प्री प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। प्री प्लान्ड लाइक फर्स्ट क्लास में जाओगे, देन सेकंड में जाओगे, देन थर्ड में जाओगे, फोर्थ में जाओगे, ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे, ये आपका सिलेबस होगा, इस तरीके से आप पढ़ने वाले, वो सारा सिस्टम पहले से प्री प्लान्ड होता है आपके लिए। उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब देखा जाए तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच में एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बीच में। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फ्लेक्सिबल और ओपन सिस्टम है ये पूरी तरह से। लाइक आपने ओपन कॉलेजेस, ओपन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है हमारी इंडिया के अंदर। उसके अलावा कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग आपने की है, कोई कोरस्पॉन्डेंस कोर्स जो है वो आप साथ में आप कर रहे हो, जिसके लिए आपको डायरेक्टली डेली जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्री प्लान, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है। ओपन वे से आप कैसे भी घर पर किसी भी टाइम पर क्लासेस अटेंड करके या बिना क्लासेस की बुक्स के थ्रू ही आप पढ़ सकते हो। ठीक है, रेडियो, टेली ब्रॉडकास्ट के थ्रू, किसी भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अगर आप पढ़ते हो, दैट इज़ कॉल्ड द नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमेशा से फ्लेक्सिबल और ओपन सिस्टम रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग बुक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना, NT-UGC नेट की ये बुक परचेज़ कर लेना, आपको मेरी क्लासेस के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगी और ओवरऑल प्रिपरेशन में आपको किसी और बुक की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा अगर आप UGC नेट पेपर 1 की यही बुक जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। ओके एवरीवन, तो आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको ये सारी टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं आपको प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही हम डेली टीचिंग एप्टीट्यूड पे अभी हम लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसके बाद हम डेली जो है वो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। और क्लास पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करना, कुछ समझ आया हो, कुछ हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।